नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट बायोलॉजी की क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर 9 रहेगी बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो चयन परीक्षा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं। सेकंड यूनिट का चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल के साथ, सारे संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से, जिनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है। आपके रीजनरेशन की बात करेंगे, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की बात करते हैं। देखिए, जब निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहा जाता है। देखिए, जब निम्न तापक्रम होता है तो वहाँ पे आपका होता है हाइबरनेशन। निम्न ताप को क्या बोला जाता है? किसी जंतु की प्रसुप्ति क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन बोला जाता है। और इसी में से प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। देखिए, जहाँ पे निम्न तापक्रम होगा तो उसे हाइबरनेशन कहा जाएगा, और जहाँ पे आपका उच्च तापक्रम किसी जंतु की प्रसुप्ति पूछा जाएगा तो फिर एस्टिवेशन आ जाएगा। तो उच्च तापक्रम में एस्टिवेशन करना है और निम्न तापक्रम में आपको हाइबरनेशन करना है। तो दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि नृशंस प्राणी कौन सा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, नृशंस प्राणी क्या वह पेंगुइन है, व्हेल है, आटर है या कछुआ है? सभी बताइए। नृशंस प्राणी इनमें से कौन सा कहला जाएगा? देखिए, नृशंस प्राणी जो कहलाता है वह हमारा कहलाता है कछुआ। क्या कहलाता है? कछुआ इनमें से जो है आपका नृशंस प्राणी कहला जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? मनुष्य में, कुत्ता में, बैल में या घड़ियाल में? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% जो है फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती? सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मनुष्य में टीयर ग्रंथि होती है, कुत्ता में भी होता है, बैल में भी होता है, लेकिन घड़ियाल में आपके टीयर ग्रंथि नहीं होती। ठीक है, तो टीयर ग्रंथि किस में नहीं होती? आपके घड़ियाल में नहीं होती है। मनुष्य, कुत्ता, बैल, इन तीनों पर आपकी होती है। अगला प्रश्न है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? मछलियों के वैद्युत अंग, किरणों के पुंज, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां या कशेरुकी की लार ग्रंथियां? जी हाँ दोस्तों, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सदृश की बात कर रहा है तो स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। देखिए, सर्प की जहरीली ग्रंथियां पैरोटिड लार ग्रंथि का एक अनुकूलन होता है, जो नुकीली दांत से जुड़ी एक टर्मिनल वाहिनी के साथ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगला जो प्रश्न है कि सबसे विषैला सर्प कौन सा है? ऑप्शन से देखना। किंग कोबरा सभी लोग जानते हैं विषैला सर्प, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें सबसे विषैला सर्प कौन सा है इसमें? मूस सर्प, पाइथन, कुरैत, बच्ची सर्प। देखिए, पाइथन ऐसा होता है जो कि विषैला सर्प नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो करैत दिया गया है, ठीक है, करैत यहाँ पे सबसे विषैला सर्प हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि करैत का विष दंत सुई की तरह बेहद पतला और छोटा होता है। इसके डसने से कोबरा या वाइपर की तरह पीड़ित को तेज दर्द तो नहीं होता है, लेकिन सोते समय इंसान को डसने से चलते करैत ज़्यादातर पेट, सीना, गर्दन या फिर सिर के ऊपर हमला करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सांप के शिकार व्यक्ति की क्या है, नींद नहीं खुलती है, जिसके कारण फिर उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति नींद में है, उसको करैत जो है आपका काट लेता है और नींद में है, तो इसकी स्थिति में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? करैत विषैला है हमने बताया, समुद्री सर्प, वाइपर भी विषैला होता है, लेकिन पाइथन हमने बताया कि पाइथन आपका विषैला सर्प नहीं होता है। हमने आपको अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो पाइथन जो दिया गया है, पाइथन
यहाँ पे विषैला सर्प नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो जाता है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या सा स्केल्ड वाइपर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप इनमें से कौन सा कहला जाएगा, और वह कहलाता है किंग कोबरा। जी हाँ दोस्तों, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। और अपना घोंसला क्यों बनाता है? एक सांप भक्षक होता है और घोंसला अन्य सांपों को आकर्षित करने में मदद करता है, इसलिए यह एक जीवित सांप है और इसे आसानी या अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। तो दोनों संतान को जन्म करने के लिए भी, और ये जो आपका किंग कोबरा है ये सांप भक्षी भी है, ध्यान दीजिएगा। सांप भक्षक इनमें से कौन सा है? तो किंग कोबरा, ये भी ध्यान देना है। और घोंसला ये सभी लोग जानते हैं, सर्प जो है आकर्षित होते हैं, घोंसले में जाते हैं अंडे बच्चे खाने के लिए, पशु पक्षी को खाने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए। पशु तो नहीं रहेंगे, पक्षी रहते हैं घोंसले पे। देखिए, पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? जी हाँ, प्रश्न को समझ लीजिएगा। पहला क्लोन पशु डाली क्या वह कुत्ता था, खरगोश था, बिल्ली था या भेड़ था? सभी बताइएगा। तो पहला क्लोन पशु डालू इनमें से पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है भेड़, शिप्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां जो हैं अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती, इससे किस प्रकार से मदद मिलती? कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां हैं जो अपने मल को क्या करती हैं? शुष्क आकार में निष्कासित करती, मतलब सूखे के, ठीक है, उसको बाहर निकालती। तो इससे किस प्रकार की उनको जो है रेगिस्तानी छिपकलियों में जो है मदद मिलती? इससे देखिए मदद ये मिलता है कि जीवों का जो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन बना रहता है। क्या बना रहता है? जीवों का जो है अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करने से क्या होता है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार जो है अनुकूलन उनमें बना रहता है। इसका रीजन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप की बात करते हैं। डायनासोर इनमें से कौन से? ऑप्शंस को आपको यहाँ पे सही सटीक करेंगे, सभी लोग बताइए। देखिए, डायनासोर जो हमारा कहला जाता है वह आपका मेसोजोइक सरीसृप कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे मेसोजोइक इज द राइट ऑप्शन, नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विषैली छिपकली कौन सी कहलाती है? कैमलियान, एसिस्ट्रोडान, हीलोडर्मा या वायरस की बात करते हैं, सभी बताइएगा। विषैली छिपकली इज द राइट आंसर बताना है। देखिए, विषैली जो छिपकली होती है वह हमारी कहलाती है हीलोडर्मा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड़न छिपकली इनमें से कौन सी कहला जाती है? डेक्रो, गैको, आपके हीलोडर्मा या वेरेंस की बात कर रहे हैं। तो उड़न छिपकली, तो उड़न छिपकली सभी लोग जानते हैं क्या कहलाती है? ड्रेको। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? आपने कहावत भी सुना होगा कि गिरगिट की तरह तो रंग बदलने लगा है। तो जब भी बारिश का मौसम आता है देखते हैं गिरगिट रंग बदलने लगता है। तो गिरगिट रंग किसकी उपस्थिति के कारण यह रंग बदल देता है? साइंटिफिक बताना है। हीमोग्लोबिन के कारण, वर्णक्लिक के कारण, क्लोरोफिल के कारण या वातरंध के कारण? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? और वह कहलाता है आपके वर्णक्लिक, वर्णकिल्वक की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या सिल्वर फिश? सभी बताइए।
समुद्री सर्प को किस नाम से बोला जाता है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। समुद्री सर्प को दोस्तों हाइड्रोफिश के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों हाइड्रोफिनाए, जिन्हें समुद्री सर्प या सी स्नैक भी कहते हैं। यह इलापिडाए सर्पकुल की एक उपशाखा है, जिसके सदस्य विषैले और अपना अधिकांश जीवन समुद्र या अन्य जलीय स्थानों पर यह व्यतीत करने वाले होते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न। सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। देखिए सर्प में जो है मध्य जो है कर्ण में नहीं होता, तो ये ध्वनि किससे ग्रहण करते हैं? ये ध्वनि आपके जीभ से, मुंह से, त्वचा से, पैर से। तो सर्प जो है ध्वनि कहाँ से? कंपन के माध्यम से। और कंपन इनको कहाँ पे पता चलता है? इनके त्वचा पर पता चलता है। तो कंपन के माध्यम से ध्वनि जो है आकर्षित करती है। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, ठोस होती है, मजबूत और ठोस होती है, टिकाऊ होती है, वातिल होती है, या इनमें से कोई नहीं होता। देखिए पक्षी की जो हड्डी होती है, पक्षी की हड्डी जो है आपकी वातिल होती है। क्या होती है? वातिल। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लगभग सभी लोग जानते होंगे, मुझे पता है 90% लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बायोलॉजी टॉपिक का है। तो भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति जो जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, पक्षी का नाम आता है तो डॉक्टर सलीम अली का जरूर नाम आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू है, शुतुरमुर्ग है, एल्बर्टास है, या साइबेरियन सारस है? तो अभी सोशल मीडिया में साइबेरियन सारस का आपने पढ़ा होगा, जिक्र हुआ होगा इसके बारे में। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी वह एक ही है, वह सभी लोग जानते हैं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम होता है स्ट्रूथियो कैमलस। ये अफ्रीका का मूल निवासी है। यह सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षियों में से एक माना जाता है। शुतुरमुर्ग, अब प्रश्न आ गया कि शुतुरमुर्ग कौन सा फल खाता है? तो शुतुरमुर्ग जैसे अंजीर और जामुन खाता है ज़्यादातर। इसका पसंदीदा फल अंजीर और जामुन है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से सबसे छोटा पक्षी बताना है। क्या वह कबूतर है, तोता है, गुंजन है, या घरेलू गौरैया? सबसे छोटा पक्षी का नाम आता है तो एक नाम जरूर आता है, जी हाँ दोस्तों, और वह है गुंजन पक्षी। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी की अगर बात आती है तो गुंजन का जरूर नाम आता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न बहुत ही प्यारा है कि शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी या स्तनी की बात करते हैं। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र हो जाता है? सभी बताइएगा। तो शब्दनी जो है आपके पक्षी का वाक्य यंत्र हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, एल्वेट्रास, कीवी या पेंगुइन की बात कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी सभी लोग बताइए, और वह कहलाता है कीवी। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो उड्डयनहीन पक्षी होता है वह कहलाता है कीवी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या कहलाता है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, या ट्राइएसिक काल का सरीसृप, या ट्राइएसिड तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप कहला जाता है। यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो हमारा कहला जाता है वह आपका कौन सा कहला जाता है? वह कहलाता है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, द राइट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि पेंगुइन जो होता है चिड़िया कहाँ पाई जाती है? क्या ये अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है, या उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो पेंगुइन जो चिड़िया होती है आपके कहाँ पाई जाती है, सभी लोग बताइए। तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो पेंगुइन जो चिड़िया होती है वह आपके अंटार्कटिका में पाई जाती है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी हो, लेकिन क्या है उड़ने में असमर्थ है, उड़ने में उसको कठिनता आती है, लेकिन वह तेज गति से दौड़ अवश्य सकता है। वह पक्षी आपका पेंगुइन है, कीवी है, शुतुरमुर्ग है, या एमू की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ जो पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है, और वह सभी लोग जानते होंगे, नाम आपके जिक्र हो गया होगा। ठीक है, कमेंट आपने कर दिया है, और वह कहलाता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन दौड़ने में तेज होता है। अगला जो प्रश्न है कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता हो। जी हाँ, ऐसा विलुप्त पक्षी बताइए जिसके चोंच में दांत होता हो। आर्कियोप्टेरिक्स, डोडो, किवी, या पेलिकन की बात कर रहे हैं। तो वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता हो, यह आपको बताना है। वह हमारा कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है आर्कियापिटेरिक्स की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्कियापिटेरिक्स इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप और स्तनधारी, पक्षी और स्तनियों, सरीसृप और पक्षी, उभयचर और सरीसृपों की बात करते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच का योजक कड़ी अब आपका कहला जाता है? तो वह कहला जाता है सरीसृप और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी हो जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे मोर। मोर के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, मोर से संबंधित और कुछ पूछा जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम पढ़ लीजिए, इनसे संबंधित जो टॉप 2-4 क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अगला है पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक के देह गुहा में, या मोर? देखिए, एक वैज्ञानिक 2 या 3 भी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का तो अवश्य आएगा इससे। ठीक है, तो किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रिस्टेसक। तो अभी हमने राष्ट्रीय पक्षी की बात किया मोर, तो मोर का ही वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? शुतुरमुर्ग के, आर्कियोप्टेरिक्स के, पेंगुइन के, या तोता के? सभी लोग बताइए किस पक्षी के जो दांत थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, फीडबैक करके बताना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्लास 9 में हम टॉप 30 प्रश्न को अटेंड किया अच्छे तरीके से। कोई भी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। डेली हमारी जो क्लासेज होती हैं वो आपकी 11:30 AM टू 12 PM में डेली लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।